हेलो फ्रेंड्स, लर्न विद श्वेता के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं श्वेता सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। जैसा कि अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आने वाली जो कमिंग वीडियोस होंगे उसमें हमारे क्वेश्चंस की संख्या भी ज़्यादा होगी, और इसी क्रम में हमने आपसे ये भी वादा किया था कि हम अभी तक जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे थे बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, जो कि अब हमने उसमें हिंदी के क्वेश्चंस को भी इंक्लूड कर दिया है। अब हम हिंदी के भी प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे। आप सभी जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती जो फेज़ 2 इस समय चल रहा है, जिसके एग्ज़ाम्स आपके जिसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, संभावित है कि एग्ज़ाम दिसंबर में या जनवरी तक आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया के लिए, इस पूरी परीक्षा के लिए आपके पास समय बहुत कम है, तैयारी बहुत करनी है, समय बहुत कम है। तो इसी वजह से मैंने ये तय किया है कि मैं वन लाइनर के फॉर्मेट में ही आप लोगों को क्वेश्चन लेके आऊँगी, ताकि आपको इस कंटेंट को इकट्ठा करने में भी आपको आराम रहेगा, और साथ ही साथ में इसको याद करने में, सारा कंटेंट आपको एक जगह मिल जाता है तो आपको याद करने में भी बहुत आसानी होगी। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि मैं एक एक टॉपिक, या फिर कह लीजिए कि 2-3 टॉपिक को मिक्स करके अपना वीडियो एक रेडी करूँगी, जिसमें इससे होता ये है कि हिंदी का वेटेज बहुत बढ़ गया है, ख़ास तौर से प्राइमरी में। मतलब आपको क्वालिफाइंग हिंदी पहले सिर्फ होता था, लेकिन अब हिंदी आपकी 80-90 नंबर में और आ रही है। तो इसलिए प्राइमरी सेक्शन के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके बाद जो आपका 6 to 8 का जो जूनियर सेक्शन है, उसमें भी आपके हिंदी के बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं, या कह लीजिए कि क्वालिफाइंग भी हैं। तो कुल मिलाकर के बात ये है फ्रेंड्स कि बिना हिंदी पढ़े और बिना अच्छे से हिंदी याद किए आपका काम नहीं चलने वाला है। साथ ही साथ में आप ये भी बात समझिए कि ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, ये जो भी हम इस समय तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे बिहार शिक्षक भर्ती दे रहे हों, चाहे यूपी की कोई शिक्षक भर्ती दे रहे हो, या यूपी के कोई भी वनडे एग्ज़ाम दे रहे हो जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है, वहाँ पर इन सभी प्रश्नों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि हमें पूरा दावा करती हूँ कि ये प्रश्न आपको देखने मिलेंगे ही मिलेंगे। और साथ ही साथ में फ्रेंड्स, मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर किसी प्रश्न को मैं 2 या 3 बार रिपीट कर रही हूँ, तो उसका उद्देश्य मात्र इतना होता है कि आप उन प्रश्नों को इसी वीडियो में ही याद कर लें। कि मतलब अगर आपने एक बार ये वीडियो देखा तो आपको ये प्रश्न यहीं के यहीं याद हो जाएं, बार बार वो आपके कानों पे गिरे आप पर का, ताकि आपको वो प्रश्न यहीं याद हो जाए, ताकि आपको मतलब उसको अलग से फिर लिख करके अलग से समय देना ना पड़े। यही मेरा उद्देश्य है, और इसी उद्देश्य के साथ में मैं आज अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ, हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें हमने उन्हीं क्वेश्चंस को शामिल किया हुआ है जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, और ज़्यादातर पूरी संभावना जिनकी होती है कि ये पूछे जाते हैं। आपके कोई विचार हो, कोई बात हो जो आप कहना चाहते हो, तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे अपनी बात कह सकते हैं। ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप में से कोई भी जो हमारी वीडियो को देख रहा हो, चैनल पर नया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और साथ ही साथ में अगर बेल आइकन का बटन आप प्रेस कर देते हैं, तो जब भी कोई मैं नया वीडियो डालती हूँ तो आपको तुरंत उसकी अपडेट मिल जाती है। मेरा पूरा विश्वास है दोस्तों कि ये जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट या जीएस का प्रैक्टिस सेट जो आपको मैं दे रही हूँ, इसके क्वेश्चंस आपको आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। ये मैं अपने अनुभव से आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स को बहुत नज़दीक से देखा है, बहुत करीब से इनको फेस किया है। और इसी क्रम में चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदी हिंदी किस भाषा का शब्द है? पहला क्वेश्चन, हिंदी किस भाषा का शब्द है? फ्रेंड्स, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। ये बार बार एग्जाम में आता है कि आपको लिखा रहता है, हिंदी लिखा रहता है क्वेश्चन, और उसके बाद में नीचे ऑप्शन लिखे रहते हैं अरबी, फारसी, उर्दू, इस तरह से कई सारे ऑप्शन उसमें लिए रहते हैं। तो इसको एकदम अपने मन मस्तिष्क में बिठा लीजिए कि जब भी ये क्वेश्चन आता है कि जो हिंदी शब्द है ये कौन सी भाषा से लिया गया है, तो ये फारसी भाषा से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि घुड़सवार शब्द क्या है? घुड़सवार में 2 शब्द आते हैं फ्रेंड्स, एक घुड़ मतलब घोड़ा, और दूसरा होता है सवार मतलब जो घोड़े पर सवार है। तो यहाँ पर 2 ऐसे शब्द हैं जिनके सार्थक अर्थ निकल रहे हैं, तो ऐसे शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, जब संविधान बना था तब भाषाओं की संख्या क्या थी? फ्रेंड्स, जब संविधान बना था शुरुआत में, तब भाषाओं की संख्या थी 14। इस प्रश्न को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैं इसको डिटेल में भी आगे बताने वाली हूँ अपने वीडियो में। जब संविधान बना तब भाषाओं की संख्या 14 थी, और वर्तमान समय में भाषाओं की संख्या 22 हो गई हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है कि वर्तमान समय में भाषाओं की संख्या क्या है, तो उसका आंसर है 22 भाषाएं हैं।
और अगर ये क्वेश्चन आता है कि जब संविधान बना था पुराने समय में, उस समय में भाषाओं की संख्या क्या थी, तो वो 14 संख्याएं थी। ये 14 से 22 कैसे हुआ, कितने संविधान संशोधन हुआ और कौन कौन सा संशोधन था, साथ ही साथ में कौन कौन सी भाषा जुड़ी, ये सभी हम अपने आगे वीडियो में देखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि हिंदी भाषा का वर्णन कौन सी अनुसूची में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 8वीं अनुसूची में है। हिंदी भाषा का वर्णन 8वीं अनुसूची में है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है। फ्रेंड्स समझिएगा, एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा कि अनुसूची कौन सी है, जिसका उत्तर है 8वीं अनुसूची। दूसरा प्रश्न मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल कौन से हैं, जिसका उत्तर है आर्टिकल 343 यानी कि 343 से 351 तक हिंदी भाषा से संबंधित सभी जानकारियाँ इन्हीं अनुच्छेदों में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा राज्य है जो भाषा के आधार पर बनाया गया था और कब बनाया गया था। इसके इस एक प्रश्न में 2 प्रश्न आते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न यही है कि कौन सा राज्य है जो भाषा के आधार पर बना, वो है आंध्र प्रदेश, और कब बना, 1 अक्टूबर 1953, 1 अक्टूबर 1953 को बना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सभी क्वेश्चंस फ्रेंड्स अपने आप में बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि आप इनको एग्ज़ाम में देखेंगे ही देखेंगे, क्योंकि तमाम एग्ज़ामों में जो क्वेश्चंस आते हैं, बार बार आते हैं, मैं वहाँ से इन क्वेश्चंस को लेकर के आप लोगों के लिए आती हूँ। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी के अब जो हमने अभी आपसे इससे पहले अभी आपको मैंने बताया था कि पहले संविधान में भाषाओं की संख्या 14 थी, बाद में फिर 22 हुई। अब वो कैसे हुई उसके बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। हिंदी हमारी 8वीं अनुसूची में है। बार बार इसको मैं बोल रही हूँ ताकि इसको आप ये बिल्कुल याद कर लें, दिमाग में एकदम बैठ जाए। और इसके सभी संशोधन को यहाँ पे हम ब्रीफ में पढ़ते हैं। सबसे पहले संशोधन हुआ 21वें संशोधन में। जो 21वां संशोधन था, जो कि 1967 में हुआ था, वहाँ पर इसमें 14 में एक भाषा जोड़ी गई, वो है सिंधी भाषा। फिर दूसरी बार हुआ संशोधन 71वां संशोधन, जो कि 1992 में हुआ, जहाँ पर 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। फिर हमारा अगला संशोधन होता है 92वां संशोधन, जो कि 2003 में होता है, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया था। तो यहाँ तक हम समझ पा रहे हैं फ्रेंड्स कि पहले 14 भाषाएं थीं, फिर एक भाषा जोड़ी गई सिंधी, फिर 3 भाषाएं जोड़ी गई कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, फिर 4 भाषाएं जोड़ी गई बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो कुल मिलाकर के हमने 14 से लेकर के 22 भाषाओं तक का जो सफ़र तय किया, वो इन 3 संविधान संशोधनों के बाद हुआ है। आगे चलते हैं। प्रश्न है, जिस संज्ञा के पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है, जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे धर्म से तात्पर्य भाव से है। यहाँ पे धर्म से जो हम किसी चीज़ को फील करते हैं उससे तात्पर्य होता है। तो अगर आप ये प्रश्न आता है, यहाँ पे धर्म शब्द लिखा होता है, तो आप ज़रूर कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि धर्म का तात्पर्य यहाँ पे भाव से है, तो आप फ़ौरन समझ जाएंगे कि यहाँ पे भाववाचक संज्ञा का प्रयोग है। अगला प्रश्न है, जल पिपासु में कौन सा समास है। जल पिपासु का अर्थ है फ्रेंड्स जल का प्यासा, जल का प्यासा। और जब भी जल का प्यासा में जो का शब्द है, अगर आप इस तरह के शब्द देखते हैं तो आप तुरंत अक्षरों को समझ जाते हैं कि यहाँ पर तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने आज अभी तक आपने 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा है। अब सीरीज़ अभी यहीं पे रुकी नहीं है दोस्तों, अभी सीरीज़ इसके आगे है। आज हमने अपने पूरे ये टेस्ट सीरीज़ में हमने 25 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हुआ है, जिसमें कुछ प्रश्न हमने इस तरह से लिए हुए हैं और कुछ हमने वाक्यांश के लिए एक शब्द लिया हुआ है। चलिए अब आगे वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि अभी तक हमने 10 प्रश्नों को पढ़ा था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब इसी में हम आगे चलते हैं कि हमने आज हमने अपने इस वीडियो में 15 वाक्यांश के लिए एक शब्द को शामिल किया हुआ है। आप सभी जानते हैं कि हिंदी, अगर व्याकरण पूछा जाता है किसी भी एग्ज़ाम में, हिंदी पूछी जाती किसी एग्ज़ाम में, तो वो उन सभी एग्ज़ामों में वाक्यांश के लिए एक शब्द के 2 से 3 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलते हैं। तो हमने इसमें काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन लिया हुआ है, जो कि आपको पूरी उम्मीद है कि आपको ज़रूर मिलेगा जो है एग्ज़ाम में आपके पेपर में देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द,
जो कठिनाई से मिलता हो उसे, उसके लिए वाक्यांश का एक शब्द है दुर्लभ। जो कठिनाई से मिलता हो उसे कहते हैं दुर्लभ। महल का भीतरी भाग, महल का भीतरी भाग उसे कहते हैं अंतःपुर। महल का भीतरी भाग के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है अंतःपुर। जिसका उत्तर न दिया गया हो उसको कहते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द है अनुत्तरित। जिसका उत्तर न दिया गया हो अनुत्तरित। अगला है कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका कहते हैं। आप इसके लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कनिष्ठिका अनामिका इसमें से कौन कौन सा होता है। ये जो फ्रेंड ये वाली सबसे कॉर्नर की सबसे छोटी उंगली होती है इसको बोलते हैं कनिष्ठिका। और उसके बाद में ये जो दूसरी उंगली होती है इसको बोलते हैं अनामिका। और ये तीसरी है इसको बोलते हैं मध्यमा। और ये चौथी इसको बोलते हैं तर्जनी। और इसको बोलते हैं अंगूठा। तो हमारा प्रश्न है कि कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? तो ये हो गई कनिष्ठिका और ये हो गई मध्यमा। इन दोनों के बीच की उंगली को, इस वाले उंगली को अनामिका कहते हैं। और साथ ही साथ में आपने ये भी जान लिया कि पांचों उंगलियों को हम किस नामों से जानते हैं। पांचों एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ। कनिष्ठिका, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगुष्ठा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जिसके पेट पर रस्सी बंधी हो। यहाँ पर पेट पर रस्सी बंधी होने से तात्पर्य किसी के पेट को रस्सी से बांधना नहीं है। यहाँ पर रस्सी का तात्पर्य दाम से है। दाम, रस्सी का तात्पर्य, रस्सी का पर्यायवाची दाम होता है। और इसका जो उत्तर है वो दामोदर है। दाम प्लस उदर अर्थात दाम प्लस उदर अर्थात दामोदर। यानी कि अगर ये प्रश्न आपके सामने आता है कि जिसके पेट पर रस्सी बंधी हो, इसका उत्तर है दामोदर। अगला प्रश्न है आधी रात का समय, इसे कहा जाता है निशीथ। आधी रात के समय को निशीथ कहा जाता है। अगला प्रश्न है हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या कहते हैं? आपने बहुत बार पूजा पाठ में देखा है कि हवन में लकड़ियां जो जलाई जाती हैं उसको हम बोलते क्या हैं? हवन सामग्री नहीं बोलते हैं, उसको समिधा बोलते हैं। हवन में जलाई जाने वाली लकड़ी को समिधा कहते हैं। खाद्य सामग्री जो रास्ते में खाने के लिए दी जाती है। ऐसे तो बहुत कुछ आप कुछ खाते हैं, लेकिन जो खाद्य सामग्री रास्ते में स्पेशली खाने के लिए दिए जाते हैं उसका एक विशेष नाम है, उसे पाथेय कहते हैं। पथ से पाथेय बना हुआ शब्द है ये, कि रास्ते में खाने योग्य खाद्य सामग्री पाथेय। अगला है पीछे पीछे चलने वाला। मतलब कोई अगर आपके पीछे पीछे चलता है, यानी कि पीछे पीछे चलने का मतलब होता है कोई आपका अनुगमन करता है, तो उसे अनुगामी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, जो गुरु के समीप रह कर के शिक्षा ग्रहण करता है उसे अंतेवासी कहते हैं। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला। फ्रेंड्स, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला का दूसरा उत्तर होता है, बहुत सी भाषाओं को लिखने वाले का दूसरा उत्तर होता है। यहाँ पर प्रश्न हमारे सामने है कि बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद कहते हैं। जो नभ में चलता हो उसे नभचर भी कहते हैं और साथ में खेचर भी कहते हैं। नभचर तो आसान है, आप तो यूजुअली अगर दिखेगा तो आप समझ ही जाएंगे। लेकिन खेचर जो है ये शब्द आपको कहीं कहीं ही देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैंने आपसे कहा ना कि तमाम एग्ज़ाम्स में आए हुए उन क्वेश्चंस को ढूंढ ढूंढ करके आपके लिए ले आया गया है कि ताकि आपकी एक बेहतरीन तैयारी हो सके। हमारा अगला प्रश्न है 25 क्वेश्चन। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो। ऐसे तो बहुत सारे आपके इसके ऑप्शन में मिल जाएंगे, महान कवि, महान ज्ञाता, दुनिया भर का बहुत सारे आंसर मिलेंगे। लेकिन अगर जो तत्काल मतलब कि जो तुरंत रचना कर सकता हो, अगर ऐसा कोई कवि की बात आती है तो उसे आशु कवि कहते हैं, क्योंकि आशु शब्द का मतलब भी तत्काल होता है। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसे आशु कवि कहते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आज आपने कि हिंदी के 25 इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आज आप लोग के सामने आया है। और इसी तरह की तमाम वीडियो और इसी तरह के तमाम प्रैक्टिस सेट जीके, जीएस के और हिंदी के और इंग्लिश के भी मैं लेकर के आऊँगी।
तो इन सबको अगर आपको देखना है, पढ़ना है तो चैनल पे मेरे बने रहिएगा। बात अगर पसंद आती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।